ओके। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान सब्जेक्ट के लिए। तो बेसिकली बच्चों, कल यानी कि 23 दिसंबर 2022 को, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का आपका जो प्री बोर्ड का पेपर होने वाला है, प्री बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है, इसके लिए इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को बच्चों बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। ठीक है, वैसे इससे पहले मैंने आपके पॉलिटिकल साइंस के प्री बोर्ड एग्जाम के लिए 3 सैंपल पेपर ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा रखे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी करवा रखी है, लेकिन फिर भी कई बच्चों ने कमेंट किया, बहुत ज्यादा डिमांड की, इंस्टा पे भी मैसेज किए, चैनल पे भी कमेंट बॉक्स में आके मैसेज की कि सर जी आप ना एक और पेपर कल के पेपर से पहले एक करवा दीजिए ताकि हमारी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो पेपर डिजाइन किया गया वो इस तरीके से किया गया कि इसमें ना आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे देखने को मिलेंगे। तो आज का ये पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो बेसिकली देखो, ये आपके प्री बोर्ड एग्जाम जो होगा ऑफिशियल उसमें भी हेल्प करेगा, साथ ही 2023 में आपका जो बोर्ड का ऑफिशियल पेपर होगा, ठीक है ना, सीबीएसई बोर्ड का जो ऑफिशियल पेपर होगा आपका, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। और वैसे भी ये जो आपका पेपर है इसे मैं आपको कंप्लीट हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में भी बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर दिखा दूंगा। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं ना कि सर जी आप जो है वो इंग्लिश मीडियम में भी थोड़ा समझा दिया करते। देखो, मैं आपको हिंदी में समझा ही देता हूँ, रही बात इंग्लिश की तो आपको एक सेंटेंस फॉर्मेशन चाहिए होती है वो हम प्रोवाइड करा देते हैं, और बाकी तो आप इजीली समझ ही जाएंगे। ठीक है, वेल यहाँ पे हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपका पेपर जो है वो 3 घंटे का आएगा और मैक्सिमम मार्क्स आपके टोटल 80 आएंगे। कई बच्चों को भी पेपर का पैटर्न पता नहीं है, उनके लिए एक बार मैं समझा देता हूँ। अगर आपको पता है तो आप 1 से 2 मिनट का स्किप कर सकते हैं जब हम क्वेश्चन आंसर करें। ठीक है, तो देखिए पेपर जो वो आपका टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, जिसमें सेक्शन नंबर ए में जो टोटल क्वेश्चन है वो 12 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू वाले। ठीक, फिर आपका सेक्शन नंबर बी आ जाएगा जिसमें 13 से 18 जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि 2 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन है। फिर आपका सेक्शन नंबर सी आ जाएगा 19 से 23, तो इसमें 4 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा सेक्शन नंबर डी। अब सेक्शन नंबर डी में ना 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक पैसेज वाले, पैसेज के आधार पर 4 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। सेकंड जो है वो मैप आ जाएगा 4 मार्क्स का। ठीक है, और जो थर्ड क्वेश्चन है चित्र वाला, उसमें एमसीक्यू आएंगे 4 मार्क्स। ठीक है, और सबसे आखिरी आ जाएगा हमारा सेक्शन नंबर ई, जिसमें हमारे 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और 6 मार्क्स से 4 क्वेश्चन होंगे, 27 28 29 30। तो इन चारों ही क्वेश्चन में आपको एक एक चॉइस भी मिलेगी। ठीक है ना, यानी कि 4 चॉइसेस आपको सेक्शन नंबर ई में 6 मार्क्स में मिलने वाली है। बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया हमारा आज का पेपर का पैटर्न। और देखो हम क्या करेंगे कि इस पेपर का सेक्शन ए बी सी डी, यानी कि एमसीक्यू 2 मार्क्स 4 मार्क्स, पैसेज वाला, कार्टून वाला, मैप, ये सभी इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और पार्ट 2 जो रहेगा उसमें हम 6 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यानी कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो अपने पेपर के पैटर्न को इजीली आप यहां से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा, आप यहां से समझ लीजिएगा। ठीक है, वेल देखिए, एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहूंगा कि आपका जो सेक्शन नंबर ए है इसमें टोटल आपके 12 एमसीक्यू है। ठीक है, फिर आपका पैसेज वाला जो है वो टोटल आपके 4 एमसीक्यू उसमें है, और 4 एमसीक्यू आपका जो चित्र वाला है उसमें है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर है, आप सभी उन एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर का, एमसीक्यू क्वेश्चंस का आंसर देने की जरूर कोशिश करें। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हुए हैं जो आंसर देते हैं, तो मैंने देखा है। जैसे कल मैंने एक सोशियोलॉजी का पेपर डाला था, तो कई बच्चों ने बताया भी था कमेंट बॉक्स में कि सर जी मेरे कईयों ने ऑनेस्टली बताया, सर जी मेरे 20 में से 3 मार्क्स आए, किसी ने बताया 20 में से 19 भी आए हैं। तो मतलब ईमानदारी से सभी ने बताया था कि इस तरीके से हमने अपना पेपर जो है मतलब अटेम्प्ट किया है आपके साथ में। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी आंसर दें। ठीक है, और एक बात और, कहीं मैं पेपर के बीच में भूल ना जाऊं, इसीलिए आप सभी को मेरी तरफ से और हमारे हमारे चैनल की टीम की तरफ से आप सभी को आपके पॉलिटिकल साइंस के प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पेपर करके आना। ऑलरेडी आपकी मैंने तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवा रखी है। एक बार फिर से थोड़ा टाइम निकाल के और हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, ताकि जो भी गैप बच गया है उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, वेल शुरुआत करेंगे हम सेक्शन नंबर ए से, जिसमें हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। सेक्शन नंबर ए का सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, आंसर करेंगे सभी बच्चे, गोधरा कांड कब और कहां पर हुआ था। ठीक है, तो गोधरा कांड जो आपने चैप्टर नंबर 9 है राजनीति में बदलाव वाला, ठीक है, उसमें पढ़ा होगा कि गोधरा कांड कब हुआ था और कहां पे हुआ था, यानी कि व्हेन एंड वेयर डिड द
गोधरा इंसिडेंस हैपेंड। तो ये बेसिकली कहां पे हुआ था, गुजरात में हुआ था, ठीक है। तो गुजरात में यहाँ पे हमारे सामने दो ऑप्शन है, तो यानी कि बी और सी शॉर्टलिस्ट हो गए। अब इन दोनों में से क्या है कि डेट है 2002 2004, तो डेट क्या आती है, अगर आपको डेट याद है तो आंसर आपको पता चल जाएगा। डेट क्या थी, 26 फरवरी 2002, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो गोधरा कांड कब हुआ था, 26 फरवरी 2002 को, कहां पे हुआ था, गुजरात में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बहुत कम बच्चों को पता होगा, क्योंकि इसकी तरफ बहुत बच्चों का ध्यान गया भी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन थे, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक बेसिकली जो आपका चैप्टर नंबर 3 है नियोजित विकास की राजनीति, उससे लिया गया ये। तो उसके लेखक थे बच्चों जेसी कुमारप्पा। कौन थे, जेसी कुमारप्पा। हु वाज द ऑथर ऑफ इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जेसी कुमारप्पा। ओके बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे पता चल जाएंगी। इसमें आपको क्या करना है, एक तरफ आपको तिथि दी हुई है, यानी कि डेट दिनांक कह सकते हो, और एक तरफ है उसकी विशेषता। तो तिथि सबसे पहली हमारी कहती है कि 24 अक्टूबर 1945। तो इस दिन क्या हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि जो यूएनओ है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। यानी कि पहले का हमारा सी हो गया। फिर ये है कि 10 दिसंबर 1948 को क्या हुआ था भाई, तो 10 दिसंबर 1948 को जो मानवाधिकार थे इनकी घोषणा हुई, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली माँ हटा हुआ है, माँ लगेगा यहाँ पे, ठीक है। मानवाधिकारों की घोषणा हुई। उसके बाद तीसरा है, फरवरी 1945 में क्या हुआ था, तो फरवरी 1945 में माल्टा सम्मेलन होता है, और अगस्त 1941 में अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर, ठीक है। तो ये है आपका तिथि और दिनांक की विशेषता के अनुसार इसका मैचिंग पूरा का पूरा। तो अब इस मैचिंग को हम देखते हैं कि किसमें हमारा राइट बैठेगा। तो राइट बैठेगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी में, पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का बी और चौथे का ए। इस तरीके से ये वाला राइट हो जाएगा। ओके, अब इसी को जब आप इंग्लिश में देखेंगे तो 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था, यूएनओ एस्टेब्लिश्ड हुआ था। 10 दिसंबर 1948 को क्या हुआ था, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में है। और फरवरी 1945 को जो माल्टा सम्मेलन, हाँ माल्टा सम्मेलन हुआ, और अगस्त 1941 को क्या हुआ था, अटलांटिक चार्टर पे हस्ताक्षर हुए थे। सिंपल सा। तो यहाँ पे हम चुन लेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो मैं आपको इंग्लिश में भी बताता चल रहा हूँ कि इस तरीके से आपको जो वो अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई कि चीन के द्वारा अर्थव्यवस्था के विकास के चरण में शामिल नहीं है। दैट मीन्स चीन ने सबसे पहले बेसिकली अपने आप को संरक्षणवाद की नीति में अपना रखा था, ठीक है। तो जब इसने संरक्षणवाद की नीति हटाई, तोड़ी, यानी कि इसने अपनी अर्थव्यवस्था का जब उदारीकरण किया, ठीक है, इसने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला, तब इसने कौन कौन से रास्ते अपनाए थे वो हमें यहाँ पे देखें, ठीक है। तो सबसे पहला रास्ता था कि चीन के द्वारा जो अर्थव्यवस्था पहले अपनाई हुई थी, उस अर्थव्यवस्था का इसने एकांतवाद जो पहले अपनाया था उसे खत्म कर दिया। बिल्कुल ठीक है। तो पहला चरण में इसने अपना एकांतवाद खत्म किया 1972 में। दूसरा ये कि 1973 में यहाँ के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। इन्होंने बेसिकली 4 तरीके के प्रस्ताव रखे कि कौन से, कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक है। कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो इसके प्रस्ताव रखे कि भाई इनका ना आधुनिकीकरण करो, इनको और ज्यादा बढ़ाओ, ठीक है। ये प्रस्ताव रखिए, ठीक है भाई, ये भी ठीक हो जाएगा। तीसरा है कि 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई। हाँ भाई ये भी ठीक है, खुले द्वार की नीति अपनाई थी, ये भी ठीक है। फिर है कि संरक्षणवादी की नीति अपनाई। ये गलत है भाई, क्योंकि चाइना ने जब 1972 में एकांतवाद खत्म ही कर दिया, तो उसके बाद संरक्षणवाद की नीति अपनाने का कोई मतलब बनता ही नहीं। हाँ उससे पहले का होता तो मान लेते, लेकिन जब 72 में एकांतवाद खत्म कर दिया तो 88 में कैसे अपना लेगा भाई, नहीं अपना सकता ना। तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपको 2-3 चीजें यहाँ पे मैं समझाता हूँ क्या क्या आपको समझ में आया। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आया कि चाइना ने एकांतवास कब खत्म किया, 1973 में किसने और किसके क्षेत्र के आधुनिकीकरण की बात की थी, खुले द्वार की नीति कब अपनाई, किसने अपनाई थी, ठीक है, ये सारी चीजें। और 2 मार्क्स में अगर पूछ लिया जाए आपसे कि भाई चीन के द्वारा अर्थव्यवस्था के विकास में कुछ आपको बातें लिखने, तो उस संबंध में आप ये 2 से 3 पॉइंट लिख दो, ठीक है। अब ऐसे ही आप इसे इंग्लिश में देखोगे तो इस तरीके से, नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी बाय चाइना, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो रहेंगे आपके अभिकथन और एक सेकेंड, हाँ, अभिकथन और कारण वाले, ये देख सकते हैं। तो इसके संबंध में सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया बच्चों हमसे, हमारा जो अभिकथन है वो ये कहता है कि दक्षिण भारत के द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व तमिल समाज सुधारक ईवी रामास्वामी
नायकार पेरियार ने किया था। बिल्कुल ठीक है भाई, ये दक्षिण भारत में जो एक द्रविड़ आंदोलन उठा था, ठीक है, तो इसका नेतृत्व एक तमिल समाज के सुधारक थे जिनका नाम था ईवी रामास्वामी नैयर पेरियार, इन्होंने ही किया था। बिल्कुल ठीक है भाई। कारण क्या था? कारण ये था भाई कि ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन ने उत्तर भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभुत्व, ब्राह्मणवादी व हिंदी भाषा का विरोध तथा क्षेत्रीय गौरव प्रदान पर जोर दिया। दैट मीन्स ये जो आंदोलन था, इसने उत्तर भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभुत्व, ये जो ब्राह्मणवादी और हिंदी भाषी थे, इन सभी का विरोध किया। साथ ही क्षेत्रीय आधार पे गौरव जो था, बेसिकली गौरव प्रदान करने की बात कही थी। बेसिकली द्रविड़ आंदोलन क्यों उठा था, क्या मांग थी उसकी, वो ये बता रहा है। तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले क्या बताया हमने यहाँ पे कि भाई अभिकथन कहता है कि द्रविड़ आंदोलन कब चला, ठीक है, किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। कारण में बताता है कि क्यों चलाया गया था, ठीक है, तो ये दोनों ही ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे जिसमें हमारा ए और आर दोनों सही हो और यहाँ पे जो व्याख्या भी है वो मिले। तो यहाँ पे हम ये वाला चुनेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ठीक है। अब इसी तरीके से इंग्लिश में हो जाएगा कि हमारा असर्शन ठीक है और हमारा जो है वो रीजन भी ठीक है, ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और आप इस तरीके से अटेम्प्ट कर देंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर ए जो है वो ये राइट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 में पूछा गया बच्चों हमसे, अभिकथन हमारा कहता है कि मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को अपनाने के लिए तर्क दिया कि भारत किसी एक कौम का नहीं अपितु हिंदू और मुसलमान नामक दो कौमों का देश है, ठीक है। तो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने। क्या कहा गया था इसके अंदर ये कहा गया था कि भाई भारत जो है वो एक नहीं बल्कि दो कौमों का देश है, हिंदू और मुसलमान। तो हमारा जो अभिकथन है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के बारे में, ये तो बिल्कुल ठीक है भाई। कारण क्या है कि भारत के विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर बनाया गया। देखो ये बात तो ठीक है कि जब भारत का विभाजन हुआ तो उसका जो आधार था वो ये रखा गया कि ऐसे इलाके जो हिंदू बहुल या मुस्लिम बहुल होंगे उन्हें भारत या पाकिस्तान में मिलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन कहीं भी ये द्विराष्ट्रीय सिद्धांत से मैच नहीं खाते, क्योंकि कारण जो है ना वो तब अच्छा होता कि बेसिकली जब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के बारे में कुछ बात कही जाती है, जैसे कांग्रेस ने इसका समर्थन नहीं किया था, तो ऐसे कुछ और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के बारे में बात होती, तब यहाँ पे जो थे वो दोनों मैच कर जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत अपनी जगह पे सही है और जो कारण जो बता रहा है वो भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पे नहीं मिल रही, ठीक है। तो हम कहेंगे एसेशन ठीक है, हमारा रीजन भी ठीक है, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमको नहीं मिल रही। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? हम कहेंगे कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है ना, ए और आर दोनों सत्य, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता, तो ये 6 का क्वेश्चन है। ओके, इसी तरीके से आपसे इंग्लिश में देख लेंगे, यहाँ पे हमारा जो है वो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, कंप्लीट समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया बच्चों हमसे कि वह देश जहां 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया, जहां राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। दैट मीन्स बेसिकली 2008 में ऐसा कौन सा देश था जो संवैधानिक राजतंत्र बना और यहाँ पर राजा के नेतृत्व में यहाँ पे बहुदलीय लोकतंत्र जो था वो सामने आया था। ये किस कंट्री की विशेषता है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान या फिर मॉरिशस, ठीक है। तो ये जो विशेषता है, कई बच्चों को लग रहा होगा संवैधानिक राजतंत्र है तो सिंपल सा बात है कि नेपाल की बात होगी, बट नहीं, नेपाल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है भूटान की। इसकी बात हो रही है बच्चों? भूटान की बात हो रही है। अब इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि द कंट्री विच बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉन्ट्री इन 2008 वेयर अंडर द लीडरशिप ऑफ द किंग इट इमर्ज एज ए मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, दैट इज भूटान। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि MNF इसका संबंध किससे? ध्यान से समझिएगा। MNF मिजो नेशनल फ्रंट, MNF का क्या मतलब है? मिजो नेशनल फ्रंट, यानी कि मिजोरम से संबंधित है, ठीक है। तो डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। MNF बिलोंग्स विच स्टेट? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। ओके बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि जो क्वेश्चन एमसीक्यू में डिस्कस करेंगे सेम यदि वो 2 मार्क्स में आ जाए तो वही लिखोगे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है कि शाह आयोग द्वारा एकत्र किए गए प्रमाणिक तथ्य। अब ये शाह आयोग क्या था बेसिकली? तो जनता पार्टी की सरकार ने, ठीक है ना, किसने? मैं लिखता चलता हूं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। तो जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में उस समय सर्वोच्च न्यायालय के जो अपदस्थ मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना, जो अपदस्थ हो गए थे, बेसिकली रिटायरमेंट हो चुके थे, इनका नाम मुझे याद नहीं है, जेसी सा कुछ ऐसा ही नाम था, ठीक है। तो उनकी अध्यक्षता में एक शाह जांच आयोग का गठन किया गया था।
जिसका मेन कारण क्या था कि भाई आपातकाल क्यों लगाया गया, उसके कारण का पता लगाने के, ठीक है। तो जब ये बेसिकली आया, इसका गठन किया गया, तो इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, जब इसने पूरा का पूरा आपातकाल का निरीक्षण कर लिया कि उस समय क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं, कारण का पता लगाया, तो क्या इसने बात कही थी, वो हमें यहाँ पे समझनी है, ठीक है। तो बेसिकली देखो, साझा चाका आयोग कहता है कि ये जो 1975 में आपातकाल लगाया गया था, ये आपातकाल लगाने का निर्णय केवल और केवल किसका था, प्रधानमंत्री का था, ठीक है। यानी कि ये हमारा ठीक हो गया। दूसरा ये है कि आपातकाल के दौरान समाचार पत्रों के कार्यालयों की बिजली बंद कर दी गई थी, जो कि पूर्णतः गलत था। उनपे बेसिकली एक होता ना, बेसिकली सेंसरशिप लगा दी गई थी, जो कि पूर्ण तरीके से गलत थी। तीसरा ये कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर अनेक विपक्षी राजनीति नेताओं की गिरफ्तारी और गैर कानूनी थी। दैट मीन्स केवल और केवल इस बात पे कि अपना होता ना कि विरोध निकालने के लिए, अपना क्रोध निकालने के लिए उनको जेल में डाल देना अपने स्वार्थ के लिए, ऐसा इंदिरा गांधी ने किया, तो ये गलत था भाई। तो हमारा ये भी ठीक हो जाएगा। फिर ये है कि भाई मीसा का दुरुपयोग किया गया, ये गलत है भाई, क्योंकि हमारा एक सेना का कानून है मीसा। मीसा बेसिकली यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो इसके तहत क्या हुआ था, नेताओं के फोन टैप किए गए, उनको बेसिकली उनको सुना जाता था क्या क्या बात करें क्या नहीं करें, तो यानी कि ये गैर कानूनी था। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया कि मीसा का दुरुपयोग नहीं किया गया, ये गलत है, क्योंकि साझा आयोग कहता है कि मीसा का दुरुपयोग किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे भाई कि हमारे जो 3 पॉइंट हैं, पहला दूसरा और तीसरा, ये तो हमारे बिल्कुल ठीक है। अब चौथा हमारा गलत है। तो अब हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चुनेंगे बच्चों, एकदम सिंपल सा, मैंने पूरा क्लियर कर दिया है आपको, पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। कैसे, क्या बोलेंगे हम कहेंगे भाई कि हमारा पहला दूसरा तीसरा, हाँ, ए वाला हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ए वाला राइट हो जाएगा। अब देखो, अब जब आपसे 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जांच आयोग का गठन क्यों किया गया, किसने किया, आप बता देंगे जनता पार्टी ने 1977 में आपातकाल की जांच करने के लिए किया था। अगर पूछा जाए 2 मार्क्स में कि इसने क्या क्या कहा था, तो कहने में आप ये 4 पॉइंट लिख देंगे। जैसे इसमें यहाँ पे मीसा का दुरुपयोग नहीं लिखा है, तो आप बोल देंगे मीसा का दुरुपयोग किया गया था, ठीक है। पूरे 4 पॉइंट हो गए, इससे एमसीक्यू भी हो गए, 4 मार्क्स से आपका क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। तो देखो, टाइम अब आपका जरूर यहाँ पे कंज्यूम होगा, लेकिन आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी, ठीक। अब इसी तरीके से आपसे इंग्लिश में देख लोगे तो ऑथेंटिक फैक्ट कलेक्टेड बाय द शाह कमीशन, तो 1 2 3 सभी ठीक है, बट फोर्थ वाला जो है मिसा वाज नॉट मिसयूड, दैट इज रॉन्ग। दैट मींस यहाँ पे हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 का 4 नहीं, 1 2 का 3, ठीक है। वेल, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 में बच्चों हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित संधियों में निशस्त्रीकरण से संबंधित संधि की सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, निशस्त्रीकरण यानी कि हथियारों के संबंध में कोई संधि होगी, तो हथियारों के संबंध में पहली संधि का नाम है 1992 की रासायनिक जैव हथियार संधि, बिल्कुल ठीक है, ये तो राइट है। सेकंड है एनपीटी, नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, ये भी ठीक है। तीसरी है 1972 की जैविक हथियार संधि, तो ये भी ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल, ये गलत है भाई, क्योटो प्रोटोकॉल गलत है, क्यों, क्योंकि ये तो पर्यावरण के संरक्षण यानी कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, उसको बेसिकली कम करने के ऊपर विकसित और विकासशील देशों पे जो सीमाएं लगाई जाती हैं, उसके ऊपर था ये क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें भारत चाइना जो भी विकासशील देश है उनको छूट दी गई थी, ठीक है। यानी कि हथियारों के संबंध में ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि पहला दूसरा तीसरा ये 3 हमारे ठीक है लगातार, तो इन तीनों में देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, मैं आपको बहुत सारी चीजें एक ही साथ समझा देता हूँ कि आपको याद रखना है कि निशस्त्रीकरण के संबंध में सबसे पहली संधि जो है वो बेसिकली हुई थी एनपीटी, पहले एनपीटी हुई थी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सेकंड जो है वो 1972 में जैविक हथियार संधि यानी कि बायोलॉजिकल वेपन्स ट्रीटी, बीडब्ल्यूसी, ये हुई थी। और तीसरी हुई थी सीडब्ल्यूसी, जैविक रासायनिक जैविक हथियार संधि, ठीक है, 1992 में। तो ये संधियां आपको याद रखनी है निशस्त्रीकरण के संबंध में। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताएंगे, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और बताएंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल इस पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे और बताएंगे क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। जिसका आंसर सही होगा उसे मैं हार्ट दे दूंगा और जिसका गलत होगा उसे मैं लाइक कर दूंगा, ठीक है। तो सभी बच्चे जरूर कीजिएगा। तो ये एक होमवर्क हो गया आप सभी के लिए। अब इसी तरीके से आपसे इंग्लिश में देखेंगे तो आप देख लेना कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रीटी सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ट्रीटी रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पे 1 3 2 ये राइट है, बट क्योटो प्रोटोकॉल रॉन्ग है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और आपको बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल पर इंडिया ने कब साइन किए, ओके ना।
क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता भी होगा। क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन ये है कि विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा बांध विरोधी आंदोलन कहां पे चला? ठीक है, बहुत सारे आंदोलन चलते हैं बांध के संबंध में, जिसमें भारत में चला था सरदार परियोजना, सरदार सरोवर बांध परियोजना, ठीक है ना। तो ऐसे में वर्ल्ड लेवल पे और सबसे पहले कहां पे चला था? ठीक है, तो ये चला था बेसिकली बच्चों ऑस्ट्रेलिया में। वेयर डिड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटी डैम मूवमेंट टेक प्लेस? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ओके बच्चों, कंप्लीट हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। आगे चलें। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है हाँ 12। अब देखो 12 हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, इसमें हमें प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, इनको ध्यान में रखना है और फिर हमें क्या करना है कि समझना है बेसिकली। ठीक है, तो पहले कथन समझेंगे। तो हुआ कुछ यूं कि अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया बहुत तेजी से, और कुवैत पर बेसिकली क्या कर लिया, अपना पूरा कब्जा जमा लिया। ठीक है, तो फिर यूएनओ ने भाई इराक को समझाने बुझाने की बात समझी, लेकिन इराक नहीं माना। तो यूएनओ ने पहली बार अपना यहाँ पे नाटकीय फैसला सुनाया। कैसा नाटकीय फैसला? यूएनओ खुद ये कहता है कि हम किसी पर भी सेना या हथियार का उपयोग नहीं करेंगे, बल का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब इराक नहीं माना तब यूएनओ ने अपने इतिहास का ऐसा सबसे पहला फैसला लिया जिसमें कहा कि हम इराक के खिलाफ अब हथियार यूज करने वाले बल प्रयोग करेंगे की अनुमति दी। तीसरा ये कि भाई अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ये जो यूएनओ का नाटकीय फैसला था इराक पे हमला करने का, इसे एक नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। ठीक है, अब ये जो बेसिकली क्या था कि यूएनओ ने बेसिकली टोटल 35 कंट्रीज थी, 35 या 34, इन कंट्रीज ने मिलकर लगभग 66 लाख जो सैनिक थे इनकी सेना बनाई, और फिर कुवैत पर 66 लाख या हजार याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, मतलब सेना बनी थी बेसिकली। तो इसमें ज्यादातर अमेरिकी सैनिक थे, तो इसीलिए इसमें जो भी सैन्य अभियान के प्रमुख थे उनका नाम था अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़गार्ड। ठीक है, ये आपका जो न्यू टॉपिक ऐड हुआ है प्रथम खाड़ी युद्ध, उसके बारे में। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कहेंगे भाई कि हमारा पहला भी ऑप्शन ठीक है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये सभी के सभी ठीक है। तो प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में ये सभी के सभी पॉइंट ठीक हो जाएंगे। दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या कहेंगे सर जी, यहाँ पे हम कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी हमारे राइट है। ओके बच्चों, अब याद रखें कि जब ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाए प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में, तो आपको ये पॉइंट लिख देना, पूरे 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू भी कंप्लीट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी कंप्लीट। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को आपसे इंग्लिश में ऐसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट गल्फ वॉर के बारे में, तो आपके ये 4 पॉइंट राइट हो जाएंगे और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, वेल कांग्रेचुलेशन आप सभी को। यहाँ पे हमने क्वेश्चन पेपर का सेक्शन नंबर ए यानी कि एमसीक्यू वाला पार्ट यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट। ओके, वेल अब चलते हैं सेक्शन नंबर बी की तरफ। तो सेक्शन बी आ चुका है बच्चों हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है कि भाई आपातकाल के दौरान नागरिकों के साथ में क्या क्या हुआ। हम सभी को पता है आपातकाल के दौरान प्रेस, नागरिक, जनता और नेता, इनके साथ में ज्यादतियां हुई थी। तो इसमें नागरिकों पर क्या क्या हुआ था ये मैं समझा। तो बेसिकली सबसे पहला और सबसे बड़ा जो नागरिकों के साथ में अत्याचार हुआ वो ये कि इनका जो जीवन जीने का अधिकार था, अनुच्छेद 21, इसी को सरकार ने छीन लिया था। किसको? अनुच्छेद 21 को ही सरकार ने छीन लिया था। ठीक है, और लगभग पुलिस हिरासत में अराउंड 10 लाख लोग थे, जिसमें से 1 लाख लोगों की तो पुलिस हिरासत में मौत ही हो गई थी, जेल में ही मौत हो गई थी। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार छीन लिया। दूसरा ये था भाई कि लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर उनकी नसबंदी की जा रही थी। इंदिरा गांधी जी का मानना था कि आपातकाल लगा हुआ है, तो ऐसे में जनसंख्या बढ़ने का बहुत ज्यादा डर है, तो इसीलिए जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ कर जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए नसबंदी की जा रही थी। और बेसिकली क्यों हो रहा था? क्योंकि उस समय जो हमारा एक परिवार नियोजन का कार्यक्रम होता है बेसिकली जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए, वो जोर शोर से चल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। और फिर इसीलिए ना ये जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था, इसका नाम बदल दिया गया था। इसका नाम बदल दिया गया था परिवार नियोजन कल्याण कार्यक्रम। ठीक है, कुछ ऐसा ही नाम था। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। उसके बाद जो नॉर्मली झोपड़पट्टियों में लोग वगैरह रहते थे, उनसे कहा गया कि आप ये झोपड़ी जो है इन्हें खाली कर दो, हम ना यहाँ पे आपके लिए ना स्मार्ट सिटी, एक अच्छे अच्छे आपको पक्के पक्के मकान देंगे, घर बना के देंगे। तो वो चले गए भाई, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, यानी कि स्मार्ट सिटी के नाम पे दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियां जो थी उनको गिरा दिया। ठीक है, साथ ही मीसा का गलत उपयोग किया गया, जिसके तहत शक के आधार पर 10 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 1 लाख लोगों की मृत्यु ही हो गई जेल में ही। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। ये किसके साथ? जो नागरिक थे इनके साथ में ये सारा बर्ताव। ठीक है,
बेसिस का कॉन्सेप्ट था, सभी को समझ में आ गया होगा। वेल, इसी को आप इंग्लिश में देखेंगे तो इस तरीके से, व्हाट हैपेंड टू द सिटीजन ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो आप ये जो सभी के सभी पॉइंट्स हैं ए बी सी यहाँ से लिख लीजिए, और थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर दूंगा तो आप इसे भी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14 में पूछा गया बच्चों कि सिक्किम के विलय पर नोट लिखिए, यानी कि सिक्किम का विलय भारत में किस तरीके से होता है आजादी के पश्चात, वो हमें समझाना है। तो बेसिकली 1947 के बाद में जब भारत आजाद हुआ तो भारत सरकार ने सिक्किम के रक्षा व विदेशी जो मामले थे वो अपने पास रखे, ठीक है। इसीलिए यहाँ के जो राजा थे, राजा चोग्याल, इन्होंने आंतरिक प्रशासन के अधिकार जो थे अपने पास रखे, यानी कि यदि सिक्किम में कोई रक्षा के मामले में, विदेशी मामले में कोई निर्णय लेना है तो वो कौन रखेगा, वो निर्णय कौन लेगा, केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मली फैसले वगैरह हैं वो तो वहां के जो राजा थे चोग्याल वो कर सकते थे, रियासत थी बेसिकली पहले ये। लेकिन राजा जनता की लोकतांत्रिक भावनाओं को नहीं संभाल सका और अप्रैल 1975 में सिक्किम विधानसभा ने सिक्किम का भारत में विलय का प्रस्ताव पास करके जन्म संग्रह कराया। दैट मीन्स बेसिकली जो सिक्किम की जो जनता थी वो पूर्ण रूप से भारत में मिलना चाहती थी। तो इसी को देखते हुए फिर 1975 में सिक्किम की जो विधानसभा थी, यहाँ पे एक विधानसभा होती है, ठीक है, और यहाँ पे सिक्किम के विलय का प्रस्ताव रखा जाता है। तो प्रस्ताव में ये कहा गया कि भाई जन्म संग्रह करवा लेते हैं, जितने ज्यादा लोग कहेंगे, मेजोरिटी ऑफ जिस पार्टी में होगी कि विलय किया जाए या ना किया जाए तो वो कर दिया जाएगा। तो जब जन्म संग्रह हुआ तो मेजोरिटी आई भारत में विलय करने की, बस इनका भारत में विलय हो गया। और इस तरीके से भारत सिक्किम जो था वो भारत का 22वां ऐसा राज्य बना जो कि विलय के आधार पे इसमें मतलब विलय हो गया था बेसिकली इस तरीके, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है सिक्किम के विलय की। देखो बिल्कुल सा सिंपल सा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम लेके चल रहे, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा इस चीज को। अब देखो नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, इन सभी को आपको याद करना पड़ेगा। गोवा मुक्ति संग्राम क्या था, बेसिकली क्या था कि वो जो पुर्तगालियों के अधीन थे, और वहां पे बेसिकली कुछ महाराष्ट्र प्रांत के कुछ समाजवादी नेता थे, कुछ लोग थे, उन्होंने उनके खिलाफ में कुछ आंदोलन वगैरह छेड़ा, लेकिन वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रहे थे। तो इंडियन गवर्नमेंट से मदद मांगी, और मदद मांगने के बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने मदद दे भी दी, और उसके बाद फिर उनको आजाद करा लिया, और उसके बाद गोवा का भी विलय हो गया। मतलब ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, आप इजीली याद कर लेना, ठीक है। अब इसी को आप इंग्लिश में देखेंगे कि राइट अ नोट ऑन द मर्जर ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम के मर्जर में ये आप बातें याद रखेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15 में पूछा गया बच्चों कि भारतीय संदर्भ में यूनेस्को का वर्णन कीजिए, यानी कि यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है यूनेस्को का वर्णन, यानी कि भारत के संबंध में। तो आपको क्या करना है, ये 4 पॉइंट बताने, केवल और केवल ये 4 पॉइंट जो यहाँ पे लिखे, बस इससे ज्यादा नहीं, 2 मार्क्स में। तो लिखेंगे भाई कि भारत जो था 1946 में यूएनओ जो यूनेस्को है इसका सदस्य देश बना था। कि जब बेसिकली यूएनओ बना तो इसके ठीक 1 साल बाद ही भारत जो था वो यूनेस्को में भी शामिल हो गया था। यूनेस्को की विरासत सूची में बेसिकली उसको करता क्या है, ये जो इंटरनेशनल लेवल पे या राष्ट्रीय विरासत में जो पार्क होते हैं, ऐतिहासिक स्मारकें होती हैं, उनकी देखरेख करता है, उनकी रक्षा करता है बेसिकली, ठीक है। तो इस संबंध में यूनेस्को की विरासत सूची में भारत के बहुत सारे ऐतिहासिक पार्क, ऐतिहासिक इमारतें, जैसे कि काजीरंगा उद्यान पार्क है, ताजमहल है, लाल किला है, सूर्य मंदिर है, ये सभी इसकी सूची में आते हैं, जिनको नेशनल लेवल पे लोग देखने के लिए भी आते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि यूनेस्को ने वर्तमान में किस भारतीय धरोहर को अपनी सूची में शामिल किया है। तो उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता का एक क्षेत्र जिसको धौलावीरा कहा जाता है, ठीक है। और टोटल कितनी है, 40 धरोहर है भारत की, जिसमें ताजमहल, काजीरंगा उद्यान पार्क, आगरा का किला, ठीक है, और सूर्य मंदिर, और सबसे आखिरी जो है वो धौलावीरा आ जाता है। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन आपको बस ये चीजें याद, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया यूनेस्को के बारे में कि भाई भारत कब सदस्य बना 1946 को। क्या करता है यूनेस्को, यूनेस्को बेसिकली जो ऐतिहासिक स्मारक या पार्क होते हैं उनकी विरासत को सूची में लेता है, जिसमें भारत की बात कर लेते हैं, ताजमहल, काजीरंगा उद्यान पार्क, आगरा किला, सूर्य मंदिर, ये सारी चीजें आ जाती हैं, और 40 है टोटल, और 40 भी है धौलावीरा। ओके बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज की हम बात कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा नॉलेज में देखो आपसे यूनेस्को के बारे में बहुत सारे पॉइंट पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म है भाई इसकी फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। आपसे पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब हुई। तो स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 को। आपसे पूछा जा सकता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है। तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। आपसे पूछा जा सकता है
यूनेस्को के वर्तमान देश कितने हैं? तो 193 पूर्ण देश है। आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर के संबंध में, यूनेस्को का जो महानिदेशक है वो कौन है? तो महानिदेशक है आंद्रे एंजेलो। ये बेसिकली एक महिला है जिनका नाम है आंद्रे एंजेलो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा समझ में आ गया। देखो, एक तो ये चीज है कि आपको मैंने केवल केवल यूनेस्को भारत का संबंध समझाया। एक दूसरी चीज ये है कि इसका यूनेस्को का फुल फॉर्म, स्थापना, मुख्यालय, सदस्य, वर्तमान में महानिदेशक कौन है, इसमें से कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा तो अब आप आसानी से लिख पाओगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा सारी चीजें समझाई जाए। ठीक है, डिस्क्राइब यूनेस्को इन दी इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें लिखेंगे, और जब आप ये लिख देंगे तो उसके बाद में आपको जो लिखना है वो है यूनेस्को का फुल फॉर्म, फाउंडेड, हेडक्वार्टर्स, मेंबर्स, और जो इसके जनरल हैं, डायरेक्टर जनरल, वो कौन है। तो ये अलग से एमसीक्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको समझाया। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों 16 में हमसे पूछा गया है कि भारत के विभाजन में सामने आई किन्हीं दो समस्याओं का वर्णन कीजिए। दो, यानी कि जब भारत विभाजित किया जा रहा था, ठीक है, तो उस समय कौन सी दो समस्या सामने? बेसिकली 4 समस्याएं आती है लेकिन दो पूछी गई है, तो टू द पॉइंट आंसर की बात करेंगे। सबसे पहली समस्या ये थी कि हर जगह मुस्लिम तथा हिंदू की आबादी होती थी। अंततः दो क्षेत्र ऐसे थे जो मुस्लिम बहुल इलाके थे जिन्हें एक जगह मिलाया नहीं जा सकता था, इसीलिए इन्हें पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया। बेसिकली देखो, सबसे पहली समस्या क्या थी कि भारत के जितने भी राज्य थे उस समय के अनुसार यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई भी ज्यादातर इलाके ऐसे नहीं थे जहां पे ज्यादातर हिंदू और मुस्लिम रहते हो। मोस्टली जो थे वो हिंदू बहुल इलाके थे। तो दो क्षेत्र ऐसे ढूंढे गए जहां पे मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी, इसीलिए एक तो आज जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं उससे पूर्वी पाकिस्तान कहना कहा जाने लगा, और जो जिसे आज हम पाकिस्तान कहते हैं उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाने लगा। तो पहली समस्या क्या हुई कि हर जगह मुस्लिम बहुल इलाके नहीं थे, केवल दो थे। ठीक है, दूसरा क्या था भाई? दूसरा ये था कि हर एक मुस्लिम व्यक्ति पाकिस्तान में मिलना भी नहीं चाहता था। ठीक है, जैसे कि बेसिकली सीमांत गांधी के नाम से एक व्यक्ति को जाना जाता है, जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो ये बेसिकली द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के विरोधी थे। ये कहते थे कि भारत जो है वो अखंड भारत है, ठीक है ना, ये कोई दो कौमों का देश नहीं है। लेकिन फिर भी इनका जो प्रांत था, जिसे हम पश्चिमी उत्तर प्रांत कहते हैं, सीमा प्रांत कहते हैं, उसको पाकिस्तान ने अपने में मिला लिया था। ठीक है, और तीसरी ये थी कि भाई दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। भारत में अगर देखें तो मुस्लिम अल्पसंख्यक, पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक। तो इन सभी का पुनर्वास करना, स्थापित करना, एक देश से दूसरे देश में जाना अच्छी तरह से, वो भी सबसे बड़ी समस्या बन रही थी। और दूसरी चौथी जो समस्या थी वो ये थी कि भाई हिंसा बहुत ज्यादा हुई थी। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी चीजें, आई होप आपको ये समस्याएं समझ में आ गई होंगी। एक तो क्या थी भाई कि पहले तो इलाके ऐसे नहीं मिल रहे थे, इलाके जब मिले भी तो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद बहुत सारे लोग इसमें मिलना भी नहीं चाहते थे, और ये जो सीमांत गांधी के नाम से जैसे जाना जाता है उसका एग्जांपल ले लिया, सिंपल है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 16 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे। डिस्क्राइब एनी टू प्रॉब्लम्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट क्या थी, सेकंड क्या थी, आप इन सभी को इजीली यहां से रीड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो सिंपल सा हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का वर्णन करो। यानी कि हमें बताना है जो अनऑर्थोडॉक्स नोशन है सिक्योरिटी का, ये हमें समझाना है बेसिकली। तो क्या है भाई वो? तो बेसिकली देखो, अपारंपरिक यानी कि जिसमें सैन्य खतरा जो है, इसकी बात जो है पूरी तरीके से नहीं होती, इसमें और भी बातें आ जाती है। दैट मींस सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में सैन्य खतरे के साथ में मानव के अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरे शामिल। अब आप कहोगे सर जी मानव के अस्तित्व पर, देखो मानव के अस्तित्व का मतलब ये हो गया कि जैसे महामारी, हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, धर्म के आधार पर हिंसा, मतलब जिससे लोगों को चोट पहुंच सके, ठीक है ना, मानव के अस्तित्व को नुकसान पहुंचे, ऐसे सभी रूप इसमें शामिल हो जाते हैं अपारंपरिक धारणा में। ठीक है, बेरोजगारी, अकाल, महामारी, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो सैन्य खतरा भी, अन्य जो अभी मैंने बताई है वो सारी चीजें इसमें शामिल हो गई। दूसरा ये कि इस अपारंपरिक धारणा में ना नागरिक जो सुरक्षा होती है इसको अहम माना जाता है। दूसरे नंबर पे राज्य सुरक्षा आती है। ठीक है, यानी कि राज्यों की सुरक्षा से बढ़कर नागरिकों की इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, अब इसमें ना ये चीज देखी गई कि भाई चलो हम सुरक्षा तो देंगे लोगों को, लेकिन किस आधार पे देंगे, यानी कि हम लोगों को किन चीजों की सुरक्षा देंगे, हमें लोगों को किन खतरे से सुरक्षा देना है, साथ ही इन्हें जो हम सुरक्षा देंगे तो इसके क्या क्या तरीके हम अपनाएंगे, वो सारी चीजें इसमें आप। ठीक है, उसके बाद बेसिकली एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि मानवता की सुरक्षा का क्या मतलब है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि मानवता की सुरक्षा का क्या मतलब है। तो बेसिकली
सिर्फ राज्य ही नहीं, यानी कि केवल एक राज्य नहीं, बल्कि जो व्यक्ति हैं, जो समुदाय हैं, उन्हें भी सुरक्षा चाहिए। यानी कि समूचे लोग जो है, समूची मानवता, हर एक व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए। तो ऐसे में सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा है, इससे हम मानवता की सुरक्षा या फिर विश्व रक्षा भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो बेसिकली देखो, याद रखेंगे हम एक तरीके से कि जो ये अपारंपरिक धारणा है, इसमें किस चीज की बात की जाती है? इसमें बात की जाती है सैन्य खतरे की, अन्य मानव के अस्तित्व पे जो खतरा आते हैं उसके बारे में। साथ ही इसमें नागरिकों की सुरक्षा को पहले नंबर पे रखा जाता है पायदान पे, दूसरे पे राज्य आता है। इसमें 3 तत्व बताए गए हैं कि सुरक्षा के किन चीजों से, किन खतरों से और कैसे दें। इसीलिए इसे मानवता की सुरक्षा या फिर विश्व रक्षा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब जो अगला क्वेश्चन है, इसी को इंग्लिश में देखेंगे कि डिस्क्राइब द अनऑर्थोडॉक्स नोशन ऑफ सिक्योरिटी। इस संबंध में पहले आप ये 2 पॉइंट लिख दें और उसके बाद जो आपके 2 पॉइंट बचते हैं, वो 2 पॉइंट आप यहां से लिख देंगे, सिंपल। ओके बच्चों, ये कंप्लीट हो गया हमारा पार्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्वेश्चन है बच्चों कि विश्व अन्य देशों की तरह ही भारत में वैश्वीकरण का विरोध किया गया। दैट मींस विश्व में अन्य देशों की तरह ही भारत में भी वैश्वीकरण का विरोध हमें देखने को मिलता है। तो कथन के संबंध में वामपंथियों की आलोचना स्पष्ट करनी, यानी कि जो वामपंथी थे, इनकी आलोचना हमें समझानी है। अब भाई वामपंथी क्या आलोचना करते हैं? तो बेसिकली देखो, भारत में आर्थिक लेवल पे जो बेसिकली वैश्वीकरण की आलोचना होती है, वो वामपंथी है। ठीक है? तो आर्थिक वैश्वीकरण का विरोध, यानी कि आर्थिक लेवल पे वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का जो विरोध है, वो वामपंथी के एक राजनीतिक दल भी करता है। साथ ही एक जो इंडियन सोशल फॉर्म है, आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि भारत में ऐसी कौन सी संस्था है जो वैश्वीकरण के विरोध के लिए बनाई गई है? उस संस्था का नाम है इंडियन सोशल फॉर्म। जैसे वर्ल्ड लेवल पे कौन सी है? वर्ल्ड लेवल पे है WSF, लेकिन इंडिया के लेवल पे है इंडियन एसएफ, जिसे हम इंडियन सोशल फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, ISF, और वर्ल्ड लेवल पे WSF। ठीक है, बेसिकली ये जो इसकी आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि औद्योगिक श्रमिकों और किसानों के संगठनों ने बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध किया। मीन्स औद्योगिक श्रमिक जो मजदूरी करने वाले होते हैं, किसान लोग जो होते हैं, इन्होंने ये कहा कि भाई जितने भी बाहर से वैश्वीकरण के कारण कंपनियां आ रही हैं, इन्हें रोको, इन्हें नहीं आने दो, क्योंकि ये हमारे व्यापार को, हमारी कृषि को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ वनस्पतियां जैसे कि नीम को अमेरिकी और यूरोपीय फार्मों ने पेटेंट कराने के लिए प्रयास किए, जिसका विरोध किया गया। देखो, वैश्वीकरण हुआ तो बहुत सारी कंपनियां आई, कुछ कंपनी का विरोध किया गया, कुछ फिर भी आ गई। तो कुछ फिर भी जो आई थी, उन्होंने जब फॉर एग्जांपल जैसे कुछ वनस्पतियां लाइक नीम का पेटेंट करवाने की कोशिश की, तो इसका विरोध किया गया। अब एक चीज देख लो, पेटेंट का मतलब ये हो गया कि एक नीम के पत्ते से जो कुछ भी बनाया जाएगा, चाहे दवाई, चाहे किसी तरह का कोई क्रीम वगैरह, व्हाटएवर, कुछ भी बनाया जाएगा, तो उसका राइट किसके पास होगा? पूरा का पूरा अमेरिका या फिर यूरोपीय कंपनियों का। तो इसीलिए इसके पेटेंट का यहाँ पे क्या किया गया? बेसिकली विरोध किया गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें, तो अब यहाँ पे आप याद रखेंगे कि कैसे बेसिकली करते हैं। तो आर्थिक लेवल पे करते हैं, और जिसमें औद्योगिक क्षेत्र में किसान जो है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, इनके आने का विरोध करते हैं। कुछ वनस्पति नीम वगैरह के जो पेटेंट है, इसका विरोध किया गया था। तो ये बेसिकली देखो, छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप इनको ऐसे समझ सकते हैं। ओके, वेल, अब आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हैज बीन अपोज इन इंडिया लाइक अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। एक्सप्लेन द क्रिटिसिज्म ऑफ द लिफ्ट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट। तो आप ये जो 3 पॉइंट है, इजीली यहां से रीड आउट कर सकते हो, और इन सभी को आपको जो वो समझा दे। ठीक है, एक सेकंड, हाँ, अब शायद आपको दिख रहा होगा पूरा, है ना? क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि कौन सा सेक्शन कितना आपको दिखेगा। ओके, वेल, यहाँ पे हमारे जो 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो 4 मार्क्स के अब हमारे जो है टोटल कितने आएंगे? 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आने वाले। ठीक है, 5 क्वेश्चन, तो एक एक करके समझेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि भारत के द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का वर्णन कीजिए। दैट मीन्स भारत ने इन्वायरमेंट, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, ये मैं समझा। तो बेसिकली बहुत से कार्यक्रम, बहुत सारे कदम इसने उठाए हैं। अब वो क्या क्या है, इसे समझते हैं। तो सबसे पहला ये था भाई कि भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और उसका अनुमोदन किया। ठीक है, देखो वैसे मैंने आंसर आपको बता ही दिया कि एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 10 में
कि जो क्योटो प्रोटोकॉल था इस पे भारत ने कब हस्ताक्षर किए, तो मैंने वीडियो में ही आपको आंसर बता दिया, ठीक है। वैसे मुझे ये छुपा के रखना था पहले, ठीक है, कि 2002 में सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और उसका अनुमोदन किया, ठीक है। 2005 में G8 देशों की, यानी कि G8 जो देश हैं इनकी बैठक हुई। इस बैठक में विकसित देशों के द्वारा की जा रही जो ग्रीन हाउस गैसें थी, इसके उत्सर्जन में कमी पर जोर दिया गया, ठीक है। दैट मीन्स ये जो 2005 में G8 देशों की बैठक हुई, इसमें भारत ने भी भाग लिया। अब इसमें भारत ने कहा कि देखो भाई, जितने ऑलरेडी विकसित देश हैं, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये कम से कम जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनका उत्सर्जन कम करें, ठीक है। और इसी को देखते हुए भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर भी किए थे, ठीक है। भारत जो है वो अपनी खुद की नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी लेकर आया है, जिसके अंतर्गत वाहनों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। कैसा स्वच्छ ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है? 2001 में ऊर्जा संरक्षण का अधिनियम लेके आया गया, ताकि ऊर्जा जो है वो खराब ना हो, बिजली, पानी, हवा, हर एक तरीके से जो है मतलब बिजली बनाई जा सके पानी और हवा से, ठीक है। उसके बाद 2003 में भारत ने बिजली अधिनियम लेके आया। बिजली अधिनियम बेसिकली 2001 में लाया था संरक्षण अधिनियम। अब जो था वो इसने क्या किया, इसको थोड़ा नवीनीकरण कर दिया, ठीक है, नया बनाया, थोड़ा और मॉडिफाई किया। तो मॉडिफाई में ये कहा कि अब हम बिजली का संरक्षण तो करेंगे ही, साथ ही अब हम एक नई ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें नाभिकीय ऊर्जा और जो अन्य ऊर्जा थी सौर ऊर्जा, इस ऊर्जा की बात की गई, ठीक है। भारत में बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन आज चले, यानी कि बायोडीजल के संबंध में, ठीक है, यानी कि डीजल के संबंध में एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा है, और जैसे ये पूरा होगा तो भारत में पेट्रोल जो है वो बहुत कमाना शुरू होगा, ठीक है। साथ ही आगे है कि भारत में पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी, क्या है, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रीटी, नहीं ट्रीटी नहीं होगा, नेशनल ग्रीन, अच्छा ठीक है। जिन बच्चों को इंग्लिश में इसका पता है, प्राधिकरण, एक सेकंड, प्राधिकरण को क्या कहते हैं, अ, एक सेकेंड, हाँ, ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये देख सकते हैं कि द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी, ठीक है ना, इसकी स्थापना हुई बेसिकली, ठीक है। तो कई बार आपको हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में देख लिया करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एनजीटी था, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसकी स्थापना की गई किस लिए, ताकि भारत में पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के और अच्छे उपाय निकाले जा सके, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के संबंध में भारत जो है वो अपनी भूमिका को और भी ज्यादा कम करता चला जा रहा है, यानी कि ग्रीन हाउसेस गैसों के उत्सर्जन में भारत अपनी मात्रा को कम करता चला जा रहा है, जिसमें अमेरिका लगभग 16 टन, जापान लगभग 8 टन, चाइना 6 टन और भारत मात्र 1.38 टन जो है इसने गैस का उत्सर्जन किया। यानी कि अगर हम देखें अमेरिका के मुकाबले तो करीबन 200-300 गुना कम कर रहा है भारत, ठीक है ना। और भारत जिस दिन इसने ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पादन ज्यादा कर दिया, पहले तो भारत में खुद ही प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा है, उतना स्पेस है नहीं, ठीक है, और वैसे भी तो प्रॉब्लम है ही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो एक आपको ना एक मैं डेट वाइज समझा देता हूँ। बेसिकली देखो 2001 में भारत अपना ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लाता है, जिसके तहत भारत ऊर्जा संरक्षण शुरू कर देता है। फिर 2030 में ये बिजली अधिनियम लेके आता है, जिसमें ऊर्जा के नए नए स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा यानी कि नाभिकीय ऊर्जा, इन सभी के स्रोत खोजता है, ठीक है। इसी संबंध में फिर इसने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और कहा कि भाई ये जो भी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं इनको हम कम से कम जो है बेसिकली कम से कम उत्पन्न करेंगे, ठीक है। इस संबंध में ज्यादातर जो गैसेस का उत्पादन है वो कौन करता है, अमेरिका, जापान, चाइना, ये सभी करते हैं, भारत बहुत कम मात्रा में, ठीक है। अब इसी को देखते हुए भारत ने G8 की बैठक बुलाई थी 2005 में, जिसमें ये कहा गया कि विकसित देश जो है वो ग्रीन हाउसेस गैसेस को कम उत्सर्जित करें, ठीक है। नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी ये लाई गई है ताकि ईंधन का वो सुरक्षित उपयोग किया जा सके, और भी बहुत सारी चीजें, ये सभी के सभी पॉइंट अभी दिया, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के इंग्लिश की। तो डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द इंडिया फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन के संबंध में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के संबंध में आप ये सभी पॉइंट इजीली देख सकते हैं, ओके बच्चों। अभी जैसे एनजीटी यानी कि द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके बारे में मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, वो आ गया हमारा यहाँ पे। वेल, क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 20 में पूछा गया बच्चों कि नागरिक स्वतंत्रता संगठनों का उदय से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो नागरिक स्वतंत्रता संगठन थे इनके उदय से आप क्या समझते हैं। तो बेसिकली देखो ये नया टॉपिक ऐड है आपके आपातकाल वाले चैप्टर में।
तो वही मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, तो समझिएगा। बेसिकली देखो, नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों के संघ का उदय हुआ, जो कि अक्टूबर 1976, दैट मीन्स आप सभी को पता है आपातकाल जब चल रहा था, ठीक है, 1975, 76, 77 के दौरान तक, तब जाके यहाँ पे नागरिकों ने, जब इंदिरा गांधी जी से बहुत ज्यादा नाराज होने लगे, आपातकाल के दौरान शादियां ज्यादतियां की जा रही थी, उससे बहुत ज्यादा नाराज होने लगे, तो इसकी वजह से नागरिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 छीन लिया गया था। तो उसको ध्यान में रखते हुए, अन्य ज्यादतियों को ध्यान में रखते हुए, नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1976 को नागरिक स्वतंत्रता संगठनों का उदय होना शुरू हो गया था। इन संगठनों ने न केवल आपातकाल बल्कि सामान्य परिस्थितियों में भी लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सतर्क करने के लिए कहा। यानी कि ये जो संगठन थे, इन्होंने केवल इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि भाई आपातकाल के दौरान लोग अपने अधिकारों पे सतर्क रहें, बल्कि आपातकाल जब हट गया उसके बाद भी लोगों को ये बताए रखा कि भाई हमारे अधिकार ये हैं और आप अपने अधिकार का इस तरीके से उपयोग कर सकते हो, कोई इसे छीनता है तो आप इसके खिलाफ ये कार्रवाई उठा सकते हो। यानी कि लोगों को अधिकार प्राप्त करने के संबंध में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना इनका मेन काम, ठीक है, जो कि ये आखिरी समय तक करते भी रहे थे। 1980 में नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों के संघ का नाम बदलकर नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए लोगों का संघ, समझ गया। बेसिकली देखो, पहले ये जो नागरिक स्वतंत्रता संगठन था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों का संघ, ठीक है, पहले इसका ये नाम था। लेकिन इसको 1980 के बाद में इसका नाम बदल के रख दिया गया नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए लोगों का संघ, ठीक है। एक तो पहले नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकार थे, अब एक लोकतांत्रिक अधिकार हटा दिया, अब नागरिक स्वतंत्रता को इसमें जोड़ दिया था, ठीक है ना। तो ये चीजें थी। उसके बाद अब ये जो संगठन था, ये संगठन बेसिकली गरीबी, सहभागिता, लोकतंत्रीकरण, निष्पक्षता, इनसे संबंधित चिंताओं के संबंध में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संगठनों ने अनेक क्षेत्रों में संगठित होकर कार्य करना प्रारंभ किया और सरकार के खिलाफ ये जो हमारे अधिकार को हनन किया जाता है, इसको लेके बहुत बड़ी मुहिम वगैरह छेड़ी थी, जिस संबंध में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कुछ टाइम पीरियड में सफल भी हुए थे, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी। ओके बच्चों, तो नागरिक स्वतंत्रता संगठनों का उदय किस तरीके से हुआ, आई होप आप समझ गए। अब इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द राइज ऑफ सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन। तो किस तरीके से होता है वो चीजें आप इजीली यहां से रीड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। ओके वेल, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, ठीक है, 4 मार्क्स का तीसरा क्वेश्चन। एक संगठन के रूप में यूरोपीय संघ की विशेषताएं अद्वितीय हैं, इसके तेजी से विकास का उदाहरण है इसकी विशेषता। फर्स्ट चीज देखो हमें क्या समझना है, बेसिकली यूरोपीय संगठन जो है वो तेजी से विकसित कर रहा है, जो कि इसकी विशेषताओं पर आधारित है। तो हमें बताना है यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। तो एक एक करके यूरोपीय संघ की विशेषताएं समझेंगे। तो बेसिकली यूरोपीय संघ जो है, हालांकि ये हम मानते हैं कि इसका अपना कोई संविधान नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन हाँ इसके पास अपना एक खुद का झंडा है, खुद का राष्ट्रगान है, खुद का स्थापना दिवस है, खुद की मुद्रा है जिसे यूरो कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपको क्या समझ में आया कि भाई यूरोपीय संघ जो है, इसका एक संघ के रूप में अपने पास इसका एक झंडा है, राष्ट्रगान है, स्थापना दिवस है और इसके पास खुद की एक मुद्रा है, ठीक है। अब यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं, इन सभी देशों ने एक संघ के रूप में एक जैसी विदेश नीति अपना रखी है, एक जैसी सुरक्षा नीति अपना रखी है, आंतरिक मामले न्याय से जुड़े मुद्दे तथा सभी में एक समान मुद्रा यानी कि यूरो चलती है। वो अलग बात है कि स्वीडन और डेनमार्क जो थे, इन्होंने यूरो मुद्रा और इसकी कुछ एक भाषा जो थी उसको मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ एक आदि पॉइंट है, ये भी याद रखेंगे। तो अब जो ये जो यूरोपीय संघ है, इसकी जो मुद्रा है यूरो, ये आज के समय में जो अमेरिकी डॉलर है, इसके लिए बहुत ज्यादा खतरा देखने को मिल रही है, ठीक है। शुरुआती रूप में यूरोप जो था, इसका सकल घरेलू उत्पाद कितना था? 12,000 अरब डॉलर। कितना? 12,000 अरब डॉलर था बेसिक शुरुआती दौर में। यूरोपीय देशों के द्वारा साझा कृषि की नीति को अपनाया गया, जिससे वहां के देश का खाद्यान्न संकट समाप्त हो गया और अकाल की स्थिति खत्म हो गई। बेसिकली यूरोपीय संघ में शामिल जितने भी देश थे, ठीक है, उन देशों ने साझा कृषि की जो नीति थी ये अपनाई। इससे क्या हुआ कि फसल उत्पादन तेजी से बढ़ा और जो लोग थे उनको खाद्यान्न मिला, दैट मींस उनको फसल वगैरह और खाने को मिला, तो यानी कि खाद्यान्न संकट समाप्त हो गया, ठीक है। विश्व में लगातार व्यापार में अगर हम बात करें तो यूरोपीय संघ का अमेरिका से 3 गुना अधिक योगदान, यानी कि व्यापार के लेवल पे अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया यूरोपीय संघ ने, ठीक है, 3 गुना पीछे छोड़ दिया है।
और ये लगभग 22%, केवल एक संगठन पूरे विश्व का 22% व्यापार करता है। ठीक है। सातवां, विश्व व्यापार संगठन, और भी कई ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं जिनके निर्णयों को ये जो बेसिकली यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय जो संघ है, ये प्रभावित करता है। ठीक है। तो यूरोपीय संघ की क्या क्या विशेषताएं भाई याद रखेंगे आप, क्या क्या? इसके पास अपना झंडा, राष्ट्रगान, स्थापना दिवस, मुद्रा यूरो है, समान विदेश नीति, सुरक्षा नीति, आंतरिक मामले, न्याय सभी से जुड़े हुए हैं, सभी फैसले सहमति से लिए जाते हैं। इसकी मुद्रा यूरो, डॉलर के लिए खतरा बन रही है। शुरुआती दौर में इसका जो बेसिकली सकल घरेलू उत्पाद था वो 12,000 अरब डॉलर था। साझा कृषि की नीति अपनाई गई, खाद्य संकट समाप्त हो गया। यूरोपीय संघ अमेरिका से 3 गुना ज्यादा का व्यापार कर रहा है, बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का हिस्सा है, और उनके जो निर्णय वगैरह है उनको भी चेंजेस में बेसिकली उन पर भी प्रभाव डालता है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। अब इसी क्वेश्चन को आप चाहो तो इंग्लिश में देख सकते हो इस तरीके से कि द यूरोपियन यूनियन एज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर exemplified बाय इट्स रैपिड ग्रोथ। एक्सप्लेन। तो आप इस संबंध में पहले ये ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी ये पहले लिखेंगे। ठीक है। डी तक लिखने के बाद में फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो ई, एफ, जी ये सारे के सारे लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 जो है वो बेसिकली थोड़ा हिस्ट्री टाइप में है कि भारत एक सफल परमाणु परीक्षणित देश है। दैट मींस भारत जो है वो एक ऐसा देश है जो सफल परमाणु परीक्षणित यानी कि परमाणु परीक्षण करने वाला देश है ऑलरेडी। तो हमें इसने परमाणु परीक्षण किया कैसे था इसकी पृष्ठभूमि समझानी। ठीक है, शुरुआत कैसी हुई थी इस बार। तो बेसिकली भारत की आजादी के बाद नेहरू जी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विश्वास जताया और कहा कि हमारे पास अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश के विकास के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हमारे पास परमाणु शक्ति होना जरूरी है या फिर परमाणु हथियारों का होना जरूरी है। तो इसी को देखते हुए 1940 के दशक में अंतिम सालों में होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में एक संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, जो कि परमाणु शक्ति के लिए कार्य करना उसने शुरू किया। तो शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। कब? 1940 के दशक में। अब जब ये इन्होंने शुरू किया तो बेसिकली भारत जो था वो शांतिपूर्ण उद्देश्य से तथा अपनी आत्मरक्षा के लिए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत की जो परमाणु नीति है इसके सिद्धांत क्या है, तो उसमें आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो भारत जो है वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए और अपनी आत्मरक्षा के लिए जो बेसिकली परमाणु ऊर्जा था वो बनाना चाहता था। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे सैटेलाइट के द्वारा पोखरण में जहां पे हमारा परमाणु परीक्षण किया जाना था वहां पे नजर रखी शुरू कर दी गई थी। ठीक है, आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा। ठीक है, जिसमें पहला परमाणु परीक्षण, दूसरा परमाणु परीक्षण कैसे हुआ, पूरी 2-2 ढाई घंटे की मूवीज है इसके ऊपर। ठीक है ना, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे एपिसोड इसके ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो वो सारी चीज आप देखा कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। तो परमाणु परीक्षण भारत ने कैसे किया? तो भारत ने मई 1974 में पहला अपना परमाणु परीक्षण किया पोखरण में। ठीक है, लेकिन ये असफल हुआ। और ये किसके नेता के नेतृत्व में किया गया था? ये किया गया था इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं भाई कि इंदिरा गांधी जी के राजनीतिक काल में जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया वो असफल हुआ। लेकिन हमने इससे हार नहीं मानी, हमने फिर से ट्राई किया। तो 1998 में कारगिल युद्ध से ठीक 1 वर्ष पहले पोखरण में हमने अपना एक सफल परमाणु परीक्षण कर लिया और अपने आप को स्वयं परमाणु संपन्न घोषित कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हुआ, उससे बहुत ज्यादा जलन हुई। तो उसने क्या किया? उसने तुरंत चगताई की पहाड़ियों में भी अपना परमाणु परीक्षण कर लिया। तो यानी कि वो भी परमाणु संपन्न देश बन गया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी कि भारत परमाणु संपन्न देश कैसे हुआ। अब इसी संबंध में भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि और 1995 की व्यापक परीक्षण संधि सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि भारत इन्हें भेदभावपूर्ण मानता है। क्योंकि देखो, यदि आप परमाणु अप्रसार संधि 1968 की और 1995 की जो व्यापक परीक्षण संधि इस पर हस्ताक्षर करोगे तो आप परमाणु हथियारों का प्रयोग और उसका दोबारा से बनाना इसके लिए बहुत तरीके से होता है कि दब जाओगे उसके नीचे। ठीक है ना, आप कर ही नहीं पाओगे बहुत सारी चीजें जब इस पे आप साइन कर दोगे। और ये बेसिकली उन देशों के लिए जिन्होंने पहले कर रखा था, सुरक्षा परिषद में शामिल देश है, उनके लिए ज्यादा था, जिन्होंने अपने जो आणविक ऊर्जा है, अणु जो ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है,
उसका गलत उपयोग किया है। भारत ने तो आज तक ऐसा नहीं किया है। भारत हमेशा कहता है कि देखो, जब तक हम शांत हैं, शांत हैं। आपने छोटा-मोटा कोई युद्ध वगैरह छेड़ दिया, डज़ नॉट मैटर। लेकिन अगर हमें नुकसान पहुँचा, तो तोड़ेंगे तो हम ज़रूर। यानी कि जब तक छोड़ रहे हैं, तब तक छोड़ रहे हैं। पकड़ेंगे तो तोड़ेंगे ज़रूर, ऐसा कहता है। ठीक है ना? ये इसकी परमाणु संधि है, परमाणु नीति है बेसिकली, कि पहले तो हम यूज़ नहीं करेंगे परमाणु हथियार, ठीक है? लेकिन अगर हम पे कोई करेगा, तो उसका एक-एक ज़मीन का कतरा हम उठा डालेंगे। तो ऐसा बोलते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। ये भारत के सफल परमाणु परीक्षण के बेसिकली पूरी की पूरी कहानी है। शुरुआती जो टाइम था, वो नेहरू जी ऐसा सोचते थे कि हमारे पास में परमाणु हथियार होना चाहिए अपने देश की रक्षा, लोगों की रक्षा के लिए। इसकी शुरुआत होमी जहांगीर बाबा ने 1940 के दशक में शुरू कर दी। उसके बाद परमाणु परीक्षण 1974, 88, 1998 का, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे हो जाएंगी। अब देखो, आपसे पूछा जा सकता है कि परमाणु सिद्धांत, सॉरी, भारत के द्वारा ये जो परमाणु परीक्षण किया गया, ये जो परमाणु नीति है, इसके क्या-क्या सिद्धांत हैं? तो सिद्धांत है कि भारत शांतिपूर्ण कार्यों हेतु परमाणु शक्ति का प्रयोग करेगा, साथ ही अपनी सुरक्षा तथा आवश्यकता के अनुसार परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा, किसी अन्य को हानि पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से आप समझिए कि भारत एक सफल परमाणु परीक्षण देश है, कैसे लिखेंगे। ओके, इसी को इंग्लिश में देखेंगे तो इस तरीके से, इंडिया इज अ सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्टिंग कंट्री, एक्सप्लेन इट्स बैकग्राउंड। तो किस तरीके से ये सक्सेसफुल न्यूक्लियर कंट्री है, टेस्टिंग कंट्री है, वो इजीली आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले आप न्यूक्लियर टेस्टर के जो डी पॉइंट है, ये आप लिख देंगे, और इसके बाद में फिर आप जो है वो बाकी के 3 पॉइंट यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, और इन्हें आप जो है वो लिख देंगे। ओके, तीसरा पॉइंट आप यहाँ से लिख लेंगे। ओके बच्चों, अब बात करेंगे 4 मार्क्स के आखिरी क्वेश्चन। तो 4 मार्क्स का हमारे यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, हरित क्रांति का परिणाम। ठीक है, तो देखो, जब भी आपसे किसी परिणाम की बात की जाए, तो आपको उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों लिखने होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में जब डायरेक्ट पूछा जाए सकारात्मक परिणाम, नकारात्मक परिणाम, एक या दोनों ही, तो आपको एक या दोनों लिखने। लेकिन नहीं पूछा गया है एक या दोनों करके, तो दोनों लिखने हैं। आपको याद रखिएगा इस चीज को, नहीं आप कहीं एक ही लिख के आ जाओ, ठीक है ना? आधे मार्क्स आपके कट जाएंगे उसी में ही, क्योंकि ये क्वेश्चन का रूल होता है। वेल, देखेंगे हरित क्रांति के परिणाम। तो पहले ये समझ लो कि हरित क्रांति थी क्या। तो 1967 के अराउंड भारत में जब बेसिकली अकाल पड़ा, तो इस समय रुपये का उन्मूलन वगैरह हो गया था। ठीक है, खाद्यान्न नहीं था, यानी कि हमारे पास खाने को बहुत कम था। ठीक है, और बाहर से हमें आयात करना पड़ता था। तो इसी संबंध में भारत ने हरित क्रांति चलाई कि हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, और जब ये हरित क्रांति चली, तो इसका ऐसा परिणाम निकला जो कि लोगों को बहुत अच्छा लगा। और भारत इस संबंध में, जहां पे खाद्यान्न के क्षेत्र में पहले भारत जो था वो बेसिकली क्या करता था, खाना अपने देश के लिए मंगाता था। अब वही खाना ये निर्यात करने लगा है, वही फसल, वही खाद्य उत्पादन अब ये निर्यात करने लगा था इस हरित क्रांति के पश्चात में। हरित क्रांति के दौरान भारत में खाद्यान्न की फसलें बहुत तेजी से उगाई गई, और साथ ही ऐसी फसलें जो वर्ल्ड लेवल पे ज्यादातर मांग की जाती है जिनकी, ठीक है, जैसे मक्का, गेहूं, चावल, इनकी मांग ज्यादा होती है। ठीक है, मक्का बेसिकली आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, शायद सीरिया से आई थी। ठीक है, सीरिया कंट्री से, पहले भारत में नहीं होती थी, बहुत टाइम पहले सीरिया वगैरह से आई थी। ठीक है, ये शायद आपको मेरे हिसाब से किस में देखने को मिलेगा, हाँ, हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 में देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 8 है शायद, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, तो उसके बाद में ये हो गया। फिर यहाँ पे कुछ नकदी फसलें, जैसा कि हमने देखा, जो व्यापारिक फसलें थी, जैसे कि गन्ना, कपास, गेहूं, ये सभी अधिक मात्रा में उगाए जाते थे ताकि लोग व्यापार भी कर सके। ठीक है, फिर कृषि से संबंधित उपकरण। अब देखो, जब कृषि ज्यादातर उपयोग की जा रही है, कृषि में बढ़ावा मिल रहा है, तो उसके लिए औजार चाहिए होंगे। औजार चाहिए तो लोगों को रोजगार देना होगा बनाने के लिए। तो इससे क्या हुआ, कृषि से संबंधित उपकरण के उद्योग जो थे उनका विकास हुआ। उद्योगों विकास के साथ में रोजगार का विकास हुआ, तो लोगों को रोजगार मिला और लोग आर्थिक लेवल पे मजबूत हुए, उनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हुई। तो ये है हरित क्रांति के कुछ कुछ परिणाम। ठीक है बच्चों, ये सारे पॉइंट आप लिख देंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद बात करेंगे इसके नकारात्मक परिणाम की। तो नकारात्मक तो बहुत से आसान। सबसे पहला भाई कि अनुचित लाभ। इसका मतलब है क्या भाई, कि भाई देखो, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, है ना, यहाँ पे लिखा नहीं है पूरा नाम, पूरा नाम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बेसिकली पूरे भारत में यही ऐसी जगह थी जहां के किसान जो थे वो काफी ज्यादा मजबूत होते। देखो, वैसे आपकी किताब में ना एक और जो राज्य है जिसे हम तमिलनाडु कहते हैं, ठीक है ना, वो भी इससे लाभान्वित हुआ था, लेकिन आपके चैप्टर 3 में नहीं, ये सोशियोलॉजी वाले में। ठीक है, तो आप ना बहुत सारी जानकारी को इंटरेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास में नॉलेज है अच्छी खासी। ठीक है, वेल, आप याद रखेंगे
कि पंजाब हो गया, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ के जो किसान थे वो बहुत ज्यादा मजबूत थे, उनके पास में बहुत ज्यादा पैसा वैसा आया, बहुत ज्यादा वो जमीन वाले हो गए, ठीक है, फसलें वगैरह बहुत उगाते थे, सारी चीजें, ठीक है। वहीं यानी कि वे किसान जो पहले से अमीर थे वो तो और ज्यादा अमीर हो गए, लेकिन वे किसान जो पहले से गरीब थे वो अब इस स्थिति में और ज्यादा गरीब होते चले, यानी कि पहले जो अमीर इस लेवल पे था वो अब इस लेवल पे पहुंच गया, और जो गरीब पहले इसी लेवल पे था वो सीधा इस लेवल पे पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद अब देखो, कृषि में जब गहन जुताई की जा रही है, गहन कीटनाशकों का, उर्वरकों का उपयोग किया जाएगा, तो इसकी वजह से मिट्टी की जो उर्वरता थी, यानी कि फसल की जो उपजाऊपन क्षमता थी, इसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, पर्यावरण को भी हानि पहुंची इस बारे, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आप इजीली यहां से याद करें। तो हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम क्या थे, हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम क्या थे, आई होप आप सारी की सारी चीज समझ में गए अच्छी तरीके से। 1 घंटा हमारा हो चुका है, अभी मैं 20 मिनट और लेंगे कम से कम पूरा पेपर समझ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि राइट द रिजल्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या रिजल्ट्स हैं, तो पहले तो आप देखिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के संबंध में ए बी सी डी ये लिख देंगे आप, सी डी को लिखने के बाद में ए आपका यहाँ पे आ जाएगा, ओके। उसके बाद में फिर आपको लिखना है ग्रीन रेवोल्यूशन के निगेटिव इंपैक्ट, निगेटिव इंपैक्ट के बारे में आप ये पॉइंट पढ़ लेंगे, ओके। अब आएगा बच्चों हमारा सेक्शन नंबर डी, जिसमें पहला क्वेश्चन पैसेज वाला रहेगा हमारा 4 मार्क्स का एमसीक्यू, दूसरा क्वेश्चन मैथ वाला रहेगा, तीसरा क्वेश्चन कार्टून वाला एमसीक्यू। तो बात करेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 की। तो 24 में बेसिकली एक हमारा पैसेज है, पैसेज बेसिकली इंदिरा गांधी जी के बारे में है। इंदिरा गांधी जी जिनका जन्म 1917 में हुआ था और 1984 में इनकी हत्या हो गई, ठीक है, 31 अक्टूबर को। हाँ, 31 अक्टूबर 1984 को, जैसा कि आप नीचे स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। तो बेसिकली इंदिरा गांधी 1966 से 77 तक, और उसके बाद में फिर 80 से लेके 84 तक ये भारत की प्रधानमंत्री रही थी। साथ ही एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। 1958 में कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। 1964 से 66 में शास्त्री मंत्रिमंडल के केंद्रीय मंत्री के पद पर रही थी। 1967-71 और 1980 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व में इन्होंने विजय दिलाई, गरीबी हटाओ का नारा दिया। 1971 के युद्ध का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। टीबी पस की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, साथ ही आणविक परीक्षण यानी कि जो परमाणु परीक्षण था, पर्यावरण संरक्षण के कदम उठाना, और जवाहरलाल नेहरू की पुत्री का 31 अक्टूबर 1985 के दिन उनकी हत्या कर दी जाती, ठीक है। अब ना आप एक चीज को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से गांठ बांध लो, यहाँ पे ना बहुत सारी जानकारी आपको मिली है एक साथ। क्या क्या, देखो सारी चीजें आपको समझाऊंगा एकदम अच्छे तरीके से, इसलिए मैंने टाइम ले लिया आपका ज्यादा, लेकिन आपको समझा दूंगा। देखो इंदिरा गांधी जी का जन्म कब हुआ, 1917 में, और उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु की अगर आपको एक एग्जैक्ट डेट जाननी है, ठीक है, पहले तो जन्म 1917 में, एक एग्जैक्ट डेट जाननी है तो एग्जैक्ट डेट है बच्चों 31 अक्टूबर 1984 को इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। अब देखो इन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया, तो बेसिकली ध्यान से समझते चलिएगा, सारी चीजें समझा दूंगा कि 1966 से लेके 1977 तक, यानी तकरीबन पहले 11 साल, और फिर 1980 से 84 तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। क्योंकि 77 से 79 के बीच के आसपास तक में जनता पार्टी की सरकार रह गई थी आपातकाल के बाद में, ठीक है। और एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन जो चलाया था महात्मा गांधी जी ने, उसमें भी इन्होंने भाग लिया। 1958 में कांग्रेस की ये अध्यक्ष बनी थी। साथ ही जब शास्त्री जी जिंदा थे 1966 के आसपास तक, तब तक ये 1964 से 66 तक जब शास्त्री जी खुद प्रधानमंत्री थे, इन 2 सालों के दौरान में, तब ये उनके मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री पद पर कार्य कर रही, ठीक है। आपको पता होगा कि 2 साल तक शास्त्री जी जो थे वो बेसिकली मंत्री प्रधानमंत्री रहे थे भारत के, और 65 में जो पाकिस्तान का युद्ध होता है, तो उसके बाद में 66 में ये समझौता करने के लिए ताशकंद जाते हैं और फिर उनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये उनके बारे में बात हो गई। और इन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने 1967, 1971 और 1980 के जो आम चुनाव होते हैं उनमें कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया और उसे विजयी दिलाई। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। गरीबी हटाओ नारे के कारण ही 1971 में जो चुनाव हुए थे उनमें इन्हें जीत मिली, ठीक है। 1971 में जो बांग्लादेश नया देश बना था, पूरी पाकिस्तान में भारत की जो लड़ाई वगैरह हुई थी, ठीक है ना, तो उसका जो श्रेय जाता है वो भी इन्हीं को जाता है। प्रीवी बस की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आणविक ऊर्जा, परमाणु परीक्षण, ये सारा श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी के बारे में ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ओके।
आगे 24.1 की हम बात कर लेते हैं। तो ओके, इंदिरा गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो जैसा कि अभी हमने देखा था 1958 में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार कि कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी। आप देख सकते हैं 1958 में बनी। ओके, पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको इंडिकेट करना आसान हो। हाँ, 1958 में बनी। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत तथा पाकिस्तान युद्ध 1971 में भारत की जो जीत का श्रेय ये किसे जाता है? तो ये जाता है भैया इंदिरा गांधी जी। ठीक है, सिंपल सा है। तीसरा क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू की पुत्री यानी कि इंदिरा गांधी जी की हत्या कब कर दी गई? तो जैसा कि अभी हमने देखा 31 अक्टूबर 1984। ठीक है, टाइम पीरियड मैंने आपको बता ही दिया था, ये रहा देखो 31 अक्टूबर 1984। उसके बाद है चौथा। चौथा ये इंदिरा गांधी जी के कार्यों में शामिल है। तो क्या क्या कार्य किए? इन्होंने प्रीवी पर्स की समाप्ति कर दी, साथ ही इन्होंने एक नारा दिया था जिसे हम कहते हैं गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा। बैंकों का इन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया। आणविक परीक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के कदम इन्होंने उठाए थे। और डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ठीक है, वेल इसमें जो आपको मेन पार्ट याद रखना है वो इस पैराग्राफ में जितनी बातें दी गई हैं ये सारी की सारी आपको याद रखनी है, पूरी की पूरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है आपकी इसमें, इसीलिए मैंने ये लिया है यहाँ पे। ठीक है, और ये आपको चैप्टर नंबर आपका जो शायद 5वां है या 5वां या 6वां है उसमें आपको देखना। इसी तरीके से जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इजीली आप अपने इस पैराग्राफ को यहाँ से पढ़ लीजिए। और रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो मैं आपको सीधा का सीधा जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको दिखा दूंगा। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24.1 है हमारा कि व्हेन डिड इंदिरा गांधी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? दैट इज 1958, ऑप्शन नंबर है। सेकंड क्वेश्चन, टू whom is the credit given for India's victory in the Indo-Pakistan War of 1951? That is Indira Gandhi. ठीक, when was the daughter of Jawaharlal Nehru murdered? That is 31st October 1984. And included in the works, ठीक है ना, included in the works इंदिरा गांधी, ऑफ इंदिरा गांधी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं जो हमारा मैप वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो मैप वाले क्वेश्चन में देखिए आपको क्या रहेगा कि इस तरीके से ए बी सी डी ये चिन्हित किए रहेंगे, यानी कि ऑलरेडी जो है वो इस तरीके से मार्क किए हुए आएंगे। ध्यान से समझ लीजिए, मार्क किए हुए आएंगे। मार्क करने के आधार पे आपको कुछ जानकारी दी जाएगी। ठीक है, ये आपकी जानकारी रहेंगी। अब इन्हीं आधार पे आपको क्या करना होगा, आपको पहचानना होगा और उसे भरना होगा। ठीक है, किसमें भरना होगा? आपको एक खाली टेबल दी जाएगी, है ना। ये जो आप टेबल देख रहे हैं इसमें कुछ भरा नहीं होगा, यहाँ पे ये पूरा का पूरा खाली होगा। ये तो मैंने भरा है आपके लिए। ठीक है, ये मत समझ लेना कि भरा हुआ आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। क्या क्या पूरा समझाऊंगा, अच्छे तरीके से समझ लेना कि जो जानकारी होगी, जानकारी के आधार पे हमें कंट्री जो हमारा स्टेट होगा उसका नाम पहचानना है। उस नाम के अकॉर्डिंग जो अक्षर है, लेटर है, वो लिखना होगा यहाँ पे, और राज्य का नाम यहाँ पे लिखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पहला हमारा जो जानकारी है वो क्या कहती है? पहली जानकारी कहती है कि 1952 में भाषाई आधार पे बना पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पे पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के लिए देखिए हमारा कौन सा साइन दिया गया, लेटर दिया गया है। लेटर दिया गया है हमें ए, सॉरी डी दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन पहले की जानकारी के लिए डी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो टेबल है उसमें लेटर कौन सा भरेंगे हम? लेटर भरेंगे हम डी वाला। ठीक है, अब लेटर ये लिख दिया यानी कि अक्षर, और राज्य का नाम क्या है? राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेकंड जानकारी है हमारी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से संबंधित राज्य कौन सा? ब्लू स्टार कहां पे चला था? बेसिकली पंजाब में चला था। तो अब हम देखते हैं भाई पंजाब के संबंध में हम क्या क्या देखेंगे। तो पंजाब के लिए आप देखोगे यहाँ पे हमें दिया गया है जो लेटर है वो ए दिया गया, तो ये हमारे दूसरे पार्ट का हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे ए, और इसको फिर से बोल देंगे ये लेटर ए हो गया, और राज्य का नाम पंजाब। ठीक है, अब हमारा जी जो थर्ड जानकारी है, भारत की आजादी के बाद 1947 में यह पुर्तगालों के अधीन था, यानी कि भारत आजाद हो गया उसके बावजूद भी यह क्षेत्र, यह राज्य पुर्तगालियों के अधीन था। तो वो कौन था? गोवा था। अब गोवा को किस लेटर से साइन किया गया है? बी लेटर से साइन किया गया। ठीक है, तो तीसरे के लिए ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो जानकारी नंबर कितनी है हमारी? तीसरी, और लेटर है बी, और राज्य का नाम है गोवा। ओके, उसके बाद में हरित क्रांति से लाभान्वित राज्य, तो तीन ही राज्य थे, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। ठीक है, बेसिकली ये तो हो गया कि पंजाब तो अटेम्प्ट हो गया ऑलरेडी ऑपरेशन ब्लू स्टार के संबंध में।
तो सी हमारा बचा हुआ है, यानी कि ये क्या है चौथी जानकारी के लिए, इसको हम बोलते हैं हरियाणा। क्या बोलते हैं इसको? हरियाणा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे अक्षर सी हो जाएगा और जो राज्य का नाम है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे हरियाणा। ठीक है बच्चों, पूरा समझ में आ गया पूरा का पूरा मैप? देखो एकदम इजी तरीके से और थोड़ा स्लो करके मैंने समझाया ताकि आप पूरा मैप एक ही बार में समझ। अगर आपको नहीं समझ में आया आप दोबारा से रिप्ले करिए, आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, वेल अब इसी क्वेश्चन को जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो आपके क्वेश्चन हैं सारे के सारे इजीली आप यहाँ समझ जाएंगे। ओके, और ये 25 के साल पे कुछ कारण देंगे वो आप यहाँ से पढ़ लेना क्वेश्चन। जैसे कि ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है कि कांग्रेस में विभाजन का एक कारण क्या था, जो प्रमुख नेताओं के बीच में मतभेद हो गया था। सिंडिकेट समूह का नेतृत्व करने वाले नेता का नाम के कामराज। उस पार्टी का नाम बताइए जिसने पहले 3 आम चुनावों में दबदबा कायम किया, कांग्रेस। उस नेता का नाम बताइए जिसने गैर कांग्रेसवाद की रणनीति दी थी, राम मनोहर। तो ये तो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक, तो ये सारी इंग्लिश में आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक कार्टून के संबंध में। ठीक है, तो ये कार्टून आपको साफ दिख रहा है, बेसिकली जो लेटर है चित्र है ये है आपका WTO के बारे में। ठीक है, यानी कि यूएनओ का एक संगठन है उसके बारे में। क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे, सिंपल से क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन ये है कि भाई उपरोक्त चित्र में यूएनओ के किस भाग को दर्शाया गया है? कौन सा भाग है भाई? विश्व व्यापार संगठन, यानी कि जिसे हम WTO कहते हैं। ठीक है, और चित्र में यूएनओ के इस भाग यानी कि WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना हुई 1995 में। कब? 1995। ओके, उसके बाद तीसरा है कि कौन सा संगठन जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ यानी कि गेट GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ इसके उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। ये क्या है? ये है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमारा दिया हुआ है WTO के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। पहला, WTO की वर्तमान सदस्य संख्या है 29 जुलाई 2016 के अकॉर्डिंग 164 देशों की। वर्तमान में तो और ज्यादा बढ़ चुकी होगी। ठीक है, WTO में हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से लिया जाता है। विश्व व्यापार के संबंध में कोई भी फैसला लेना मतभेद के संबंध में तो सभी आपस में मिलकर लें। लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां जो है वो WTO के लिए कुछ अपवाद है। ये भी ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट यहाँ पे हो जाएगा। तो WTO का ये जो एक पूरा का पूरा पार्ट था, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक सैंपल पेपर मैंने अभी डाला था, कल ही डाला था। ठीक है, तो उसमें एक चित्र लिया था मैंने, उस चित्र के संबंध में क्वेश्चन समझा देता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता है। तो ये चित्र मैंने लिया था आप सभी के लिए, जिसमें इधर जवाहरलाल नेहरू जी हैं यहाँ पे, और ये जो है तो भाषा के आधार पे राज्य है वो कह रहे कि हमें बेसिकली क्या करो, गठित करो। तो किसी तरीके से क्वेश्चन मैंने पूछे थे कि भाई यहाँ पे जो चित्र में लोगों से घिरा हुआ व्यक्ति वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उसके बाद चित्र में किस घटना को दर्शाया गया है? तो भाई भाषा के आधार पे जो राज्य है इनके गठन की मांग को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने मजबूरन अलग राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की मांग कब मानी थी? तो भाई 1952 में मान ली थी। ठीक है, उसके बाद किस रियासत ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया था? तो भाई भोपाल की रियासत थी, इसने मना कर दिया था। ठीक है, तो ये एक और चित्र था जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझना थोड़ा सही समझा, ये समझा, सिंपल सा था। तो WTO के बारे में और वो जो दूसरा पार्ट था, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा चित्र वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो याद रखिए कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 26 के स्थान पे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे आपको पेपर में अटेम्प्ट नहीं करना है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको ये सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्यों? देखिए, आपसे MCQ में अलग मार्क्स में पूछा जा सकता है अलग तरीके से कि भाई ब्रिक की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ब्रिक्स BRICS, ठीक है ना, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? तो इस तरीके से तो याद रखें, पहले यहाँ पे क्या पूछा गया? ब्रिक पूछा गया, BRIC। मैं आपको समझा देता हूँ पहले, BRIC पहले ब्रिक्स, यानी कि जो कि बेसिकली क्या होता है, ब्रिक्स एज ए बी एज ए एक तरीके से हम जैसे कहते हैं ब्राजील। ठीक है, R एज ए रशिया। ठीक है, I एज ए इंडिया यानी कि भारत, C एज ए चाइना। ठीक है, ये हो गया चाइना। अब ये ब्रिक्स कब बना? तो ब्रिक्स ये तब बनता है जब इसमें S जुड़ जाता है। S का मतलब होता है साउथ अफ्रीका। ठीक है, S का मतलब होता है साउथ अफ्रीका। तो ये कहानी है बेसिकली ब्रिक्स की। तो अब हमें यह समझाना है कि ये जो ब्रिक्स है ये बेसिकली शुरुआती दौर में बना कब था।
ठीक है, इसकी नींव कब पड़ी थी या फिर ये कह सकते हैं शुरुआत कब हुआ था, तो ये हुआ था 2009 में ब्रिक बना था। ठीक है, अब ब्रिक्स की स्थापना जो थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य था सभी देश मिलकर आपस में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देंगे, ऐसा इसका उद्देश्य था। ओके, और जब ये उद्देश्य चल ही रहा था तो इसमें बेसिकली पहले ये ब्रिक था यानी कि BRIC था, फिर इसमें एस जुड़ गया तो ये ब्रिक्स में परिवर्तित हो गया। तो ये किस देश को जोड़ा गया था, दक्षिणी अफ्रीका को जोड़ा गया था। ठीक है, और कौन से सम्मेलन में, दूसरे सम्मेलन में जो कि 2010 में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। ब्रिक्स का जो 11वां सम्मेलन है जो कि 2019 में हुआ था, ये किस देश में हुआ था, तो ये हुआ था बच्चों ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील का एक शहर है ब्राजीलिया, यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी है। और WTO के बारे में इंग्लिश में देखना है तो विच पार्ट ऑफ UNO इज शोन इन द अबव पिक्चर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, व्हेन वाज द पार्ट ऑफ UNO एस्टैब्लिश्ड इन द पिक्चर, 1995। ठीक है, उसके बाद वो जो गेट वाली कहानी थी उस संबंध में हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एंड डी की बात कर लेते हैं तो इसमें हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे कि इन विच ईयर ब्रिक वाज एस्टैब्लिश्ड, 2009। एंड उसके बाद व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिक्स, दैट इज फाइनेंशियल सपोर्ट। एंड with the inclusion of which country BRIC changed into BRICS, that is South Africa. In which country the 11th BRICS summit in 2019 took place, that is ब्राजील, ब्राजील के ब्राजीलिया शहर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बच्चों पूरा का पूरा जो पेपर था वो हमने कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल दी बेस्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अभी देखो इसका सेक्शन नंबर ई बच रहा है हमारा। ठीक है, सेक्शन नंबर हमारा ई बच रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा आप सभी कमेंट जल्दी से जल्दी कीजिए अपने पार्ट 2 के लिए। ठीक है ना, पार्ट 2 के लिए जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए क्योंकि कल पेपर है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तब ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे। ठीक है ना, तो कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी कि पार्ट 2 यदि चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो। ठीक है, क्योंकि 3 सैंपल ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं मैं। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 आपके लिए एक और अपलोड कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है बच्चों, तो ये आज का हमारा पूरा का पूरा पेपर था। एंड आई होप कि आप सभी ने आज के पेपर को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। आपके MCQ क्वेश्चन वगैरह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। वेल आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, हाँ ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी को आपके क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के प्री बोर्ड एग्जाम के लिए हमारी तरफ से, हमारे चैनल की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।